नमस्कार। द ड्रामेटिक आर्ट एंड डिज़ाइन एसोसिएशन की तरफ से मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने प्रोग्राम गपशप में। जैसे कि हम हर बार किसी न किसी शख्सियत से बात करते हैं और उनके बारे में जानते हैं और उनका थिएटर का कैरियर या थिएटर ही नहीं मतलब डांस भी, म्यूजिक भी, थिएटर भी, और जो भी हम बातें करते हैं वो उनका कैसा रहा, डांस म्यूजिक थिएटर का कैरियर, उसके बारे में उनसे गपशप करते हैं। तो आज हमारे बीच में है गौरी दियोल जी। आप एनएसडी पास आउट हैं और आप यूनिकॉर्न थिएटर स्टूडियो की फाउंडर मेंबर हैं। आप बहुत अच्छे एक्ट्रेस हैं, डायरेक्टर हैं और आप बहुत समय से लगातार थिएटर कर रहे हैं, लोगों को ट्रेन कर रहे हैं और ये भी डायरेक्ट करते हैं। तो चलिए मिलते हैं गौरी जी से और बातें करते हैं। गौरी नमस्कार। हेलो, नमस्ते। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम गपशप में। और थैंक यू। हर बार किसी न किसी से मिलके बड़ा मजा आता है गपशप मारने में। और जो आपकी एक और बहुत बड़ी खासियत है जो मुझे आज भी मैं सोच रहा था कि मेरी आवाज आ रही है, मेरी आवाज ठीक से आ रही हाँ, है? थोड़ी कम आ रही है। अच्छा, मैं जोर से बोलता हूँ। हेलो, अब आवाज आ रही ठीक से? अब आ हाँ, गई? हाँ। जी, जी। हाँ। तुझे एक बहुत बड़ी खासियत है, ये लोग बॉम्बे की तरफ जाते हैं। मतलब आप मुंबई से दिल्ली आके थिएटर में इतने सालों से लगे हो, इतना काम कर रहे हो, ये बहुत बड़ी बात है ना? तो कहीं भी इंसान रहे और उसका जो पसंद है वही काम करता रहता है। और मतलब ये बहुत बड़ी चीज़ है, इस पर भी मैं बात करूंगा। तो ये शुरू करते हैं कि आप कहाँ से हैं, वहाँ कैसा थिएटर होता था, कैसे आप थिएटर में आए, किस तरह से आपके थिएटर की शुरुआत हुई? मैं महाराष्ट्र से हूँ। ये तो मतलब आपको पता ही है। तो मुझे महाराष्ट्र में मुझे क्या मुझे पता, लेकिन बहुत सारे लोगों को नहीं हाँ, पता होगा जो व्यूअर्स के देख रहे हैं। तो मेरी जर्नी शुरू हुई थिएटर में, वो चिल्ड्रन थिएटर से ही हुई। तो हमारे यहाँ एक ग्रुप काम करता है, अभी भी काम करता है, अध्ययन भारती वर्धा, जहाँ मेरे गुरु है हरीश इथापे जी। तो उन्होंने उनके साथ मैंने थिएटर जर्नी शुरू की क्लास 5th स्टैंडर्ड से। उनका एक विजय तेंदुलकर जी का प्ले था और उसमें उनको बच्चे चाहिए थे, तो वहाँ से ये जर्नी शुरू हुई। उसके बाद फिर 11th स्टैंडर्ड में उनका एक प्ले, स्टेट लेवल कंपटीशन होता है महाराष्ट्र में और बड़े लेवल पे होता है। तो वो उस प्ले में मैं पहले तो बतौर चाइल्ड एक्टर मैंने काम करने के लिए गई थी। उस प्ले में मुझे एज ए एल्डर एक्टर, मतलब बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला। उस टाइम के बड़े एक्टर थे नीरू फुले जी, उनके हाथों। तो वहां से फिर मुझे लगा कि इस जर्नी को मुझे अब सीरियसली लेना चाहिए। पर 11th-12th में, हाँ, जैसा कि होता है आम मिडिल क्लास में कि साइंस लेना है और फिर इंजीनियरिंग और मेडिकल की तरफ देखना है कि कहाँ कौन सी स्ट्रीम मिले, तो वो नेचुरली मेरे घर में भी था। पर 11th में ही एक कंपटीशन हो रहा था वर्धा में, उसमें कुछ जजेस आए थे बॉम्बे से। तो वो हमारे यहाँ होता था कि हर घर में, मतलब जो थिएटर के लोग होते थे तो उनको हर घर में अलग अलग दिन होस्ट करना है। तो एक दिन मेरा घर में था कि वो सब लोग मेरे घर में खाना खाने आए थे। तो उन्होंने मेरी मम्मी को बोला कि आपका तो थिएटर बैकग्राउंड बहुत बड़ा है, आपका सरनेम देवल है, और महाराष्ट्र में जिन्होंने थिएटर मूवमेंट शुरू की, गोविंद बल्लाळ देवल, तो वो, तो मेरी मम्मी ने बोला हाँ वो तो मेरे ससुर जी के पिताजी लगे। तो फिर बोले कि आप ये लड़की को सीरियसली थिएटर में क्यों नहीं भेजते, ये तो शारदा जैसी दिखती है। तो वो फिर मुझे लगा कि अरे, मेरे बैकग्राउंड में इतनी बड़ी चीज है और मुझे तो थिएटर हिस्ट्री के बारे में इतना पता ही नहीं था। और फिर मैंने अपने एंसेस्टर के बारे में पढ़ना शुरू किया, तो फिर मुझे पता चला कि हाँ, जब किर्लोस्कर नाटक कंपनी इंडिया में जब पहली बार थिएटर मूवमेंट शुरू हुआ और किर्लोस्कर नाटक कंपनी बनी, तो उसमें पहले एक्टर मेरे दादाजी के दादाजी थे। और बाद में उन्होंने अपनी कंपनी भी शुरू की, देवल नाटक कंपनी, और वो भी बहुत बड़ी कंपनी हुई। उन्होंने संगीत शारदा जैसा प्ले लिखा। इनिशियली वो भी फीमेल कैरेक्टर्स करते थे, फिर वो उन्होंने मेल कैरेक्टर किए, फिर वो राइटर बने, फिर डायरेक्टर बने, और फिर अपनी कंपनी उन्होंने ओन की।
तो वो मेरे लिए बड़ा ब्रेक थ्रू था थिएटर को सीरियसली लेने का। और तब तक मैंने साइंस में ग्रेजुएशन कर लिया था मन मार के, या जो भी। म्यूजिक बैकग्राउंड महाराष्ट्र में ये है कि हर घर में बच्चों को म्यूजिक, तबला, डांस ये सिखाया जाता है। तो वो तो थैंक्स टू बैकग्राउंड की मुझे भी वो तालीम म्यूजिक की पहले से मिली है, कथक की मिली है। और घर वाले उस टाइप से कभी रिजिड नहीं रहे, मतलब फाइनेंशियली क्रंचेस में रहे, पर हाँ तुम करो। हमें कभी वो नहीं स्ट्रगल करना पड़ा कि मुझे ये करना है तो नहीं मिलेगा, या तुम लड़की हो टाइप से, तो वो वाला स्ट्रगल मेरा कभी नहीं रहा। मेरे फादर, मेरी मदर दोनों ही बहुत एंथुजियास्टिक थे कि मेरा कहीं शो हो रहा है तो कॉस्ट्यूम देना और मेकअप कर देना और ये सब और देखने आना। तो फैमिली मेरी बड़ी सपोर्टिव रही है। इत्तेफाकन ये हुआ कि मेरा ग्रेजुएशन का फर्स्ट ईयर था, तो उसी समय मेरे फादर की एक्सीडेंट में डेथ हुई। इट वाज एन रेलवे एक्सीडेंट जिसमें वो जॉब करते थे। तो अगर आपने 2 साल पहले का डिप्लोमा देखा होगा, तो वो मेरे फादर के लाइफ में बनाया था अपने एक पास आउट ने, रेल जो सेंट्रल लॉन में जो हुआ था। वो, तो हाँ वो मैंने देखा था वो। हाँ, तो वो उसकी मैं को राइटर भी रही हूँ। तो वो मेरे फादर की लाइफ उसने उसमें शो करी थी, कि जिसमें बंदर भी आता है और वो उसको रोकता है, वो बहुत सारी चीजें थी। तो वो मेरे फादर के लाइफ के ऊपर वो प्ले बनाया था देवेंद्र ने, देवेंद्र अहिरवार ने। तो वो फादर की बैकग्राउंड रही। तो फिर इत्तेफाकन उनकी डेथ होने के बाद हमारे फाइनेंशियल क्रंचेस बहुत आए फैमिली में, कि घर में कमाता आदमी ही फिर मेरे भाई को उनकी जगह पे जॉब लगी। भाई मेरे से छोटा था, तो ही टूक अ डिसीजन कि ठीक है तुम करो, तुमको जो करना है। और तब तक मेरा अच्छा खासा नाम अपने एरिया में हो गया था कि थिएटर करती है और एक्ट्रेस है, ये है वो है। और मैं वर्धा से नागपुर 80 किलोमीटर जाके रिहर्सल के लिए जाती थी, वापस आती थी, कॉलेज करती थी। तो फिर उसने बोला कि नहीं तुम्हें इंटरेस्ट है तुम करो। तो छोटे भाई का ये एनकरेजमेंट बहुत बड़ी चीज होती है। फिर मैंने पूना में एडमिशन लिया। तो पहला फॉर्म जो मैंने भरा वो अपनी पहली थिएटर वर्कशॉप की, जो मुझे छोटी टोकर अमाउंट मिला था, फीस मिला था, उसी से मैंने वो फॉर्म में अप्लाई किया। और फिर वहाँ मुझे सतीश आलेकर जी मिले, जो कि आज तक मेरा सपोर्ट सिस्टम है थिएटर में। और उन्होंने मुझे बहुत एनकरेज किया कि उन्होंने, मतलब वो सबसे पहले बच्चों को यही पूछते कि पैसे कहाँ से ला रहे हो, यहाँ तो इतनी बड़ी फीस होती है, तो कहाँ से पैसे दोगे, तुम्हारे फैमिली में क्या है। ये पहले दिन ही उनका ये कंसर्न होता है एज ए फादर। ही इज वेरी फादरली फॉर एवरी स्टूडेंट, नॉट ओनली मी। और वो उनकी आदत है कि रंगमंच में पैसा बच्चा कहाँ से ला रहा है। तो फिर मैंने उनको बताया कि सर ऐसा ऐसा है, और मेरा छोटा भाई अभी अनुकंपा के आधार पर रेलवे में जॉब कर रहा है और वो मुझे भेजेगा। तो मैंने बोला ऐसे तो नहीं चलेगा कि छोटे भाई से तुम पैसे ले रहे हो। उन्होंने बोला हाँ सर मुझे भी बिल्कुल मंजूर नहीं है, पर मैं एज ए लोन उसको रख रही हूँ, और जब कभी उसकी मुझे होगा आई रिटर्न ही। उन्होंने बोला कि ठीक है। फिर एंट्रेंस हुआ, तो एंट्रेंस में मैं टॉपर थी पूना यूनिवर्सिटी के। तो उन्होंने ये शरद पवार जी को लिखा कि एक लड़की है और वो एंट्रेंस में टॉपर है, बट उसके पास पैसे नहीं है, उसके फादर की डेथ हो चुकी है। तो देन शरद पवार जी ने मुझे मेरा फर्स्ट ईयर का वहाँ का खर्चा, उनकी मदर की एक एनजीओ है, उनके मदर के नाम पे पार्वती बाई ट्रस्ट नाम से, तो वहां से उन्होंने मेरे फीस का चेक भेजा। तो वो भी एक ऑनर है मेरे लिए। तो मेरा फर्स्ट ईयर का खर्चा वहां से निकल गया। फिर सेकेंड ईयर में पूना यूनिवर्सिटी में एक अर्न एंड लर्न स्कीम होती है। तो उसके भी पूरे यूनिवर्सिटी लेवल पे जितने टॉपर बच्चे होते हैं या फाइनेंशियल बैकग्राउंड से कमजोर होते हैं, तो उनका परसेंटेज के आधार पे कि आपको पढ़ाई में कितने परसेंटेज है, तो उनको लिया जाता है। एंड फिर यूनिवर्सिटी में जैसे एनएसएस में काम होता है, घास काटनी पड़ती है या साफ सफाई करनी पड़ती है कैंपस की, तो वो हमें मिलता था 14 रुपए पर घंटा। तो वो फिर हमें रोज सुबह 3 घंटा काम करना होता था, अर्ली मॉर्निंग उठ के, और अपने कोर्स क्लास भी टाइम पे करने। तो वो फिर 14 रुपए पर घंटे के हिसाब से मैं काम करती थी यूनिवर्सिटी में, और उससे फिर मैं अपना
हॉस्टल का खर्चा, फीस का खर्चा, वो फिर सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में फिर उस तरह से निकला। फिर मुझे एनएसडी में पता नहीं थी कि एनएसडी फ्री में होती है, मतलब एनएसडी में स्कॉलरशिप मिलता है। वो बड़ा फनी इंसिडेंस था कि मैं क्योंकि एफटीआई हमारे यहाँ पास में था पूना में, तो सबका वहाँ के स्टूडेंट का होता है कि ये खत्म करने के बाद एफटीआई जाना है। तो सब प्रिपरेशन कर रहे थे, तो मैं भी प्रिपरेशन कर रही थी। और एक एफटीआई के टीचर है समर नखाते सर, तो वो हमारे क्वेश्चन बीच बीच में एग्जाम्स भी लेते थे। क्योंकि मेरा साइंस बैकग्राउंड भी था और लाइट्स वाइट्स की नॉलेज थी, तो मैं हमेशा उसमें टॉपर रहती थी। तो उनको लगता था कि इसको जाना चाहिए एफटीआई, ये तो तुरंत क्लियर कर लेगी। फिर जब एफटीआई की फीस पता चली तो मुझे लगा कि ये तो मैं दे ही नहीं पाऊंगी। तो फिर मैं सोचने लगी कि क्या करना है, क्या करना है। तो उस टाइम अनिरुद्ध खुटवड़ सर हमें पढ़ाने आते थे, तो उन्होंने बोला कि तुम एनएसडी में डालो। तो मुझे लगा सर वहां तो बहुत पैसे लगते हैं, फिर कैसे करूंगी मैं। बोले पहले डाल तो दो। फिर मैंने एनएसडी में अप्लाई कर दिया, और उसके बाद में जेएनयू में भी जो परफॉर्मिंग आर्ट्स की विंग है, हमने वहां भी अप्लाई कर दिया। और दोनों एंट्रेंस मैंने सेम टाइम में पास कर लिए। और जो स्कॉलरशिप होती है यंग आर्टिस्ट की स्कॉलरशिप, उसमें भी मैं क्लियर हो गई। तो मुझे 3 में से एक चॉइस करना था कि मुझे कहाँ जाना है। तो फिर नेचुरली तब तक मुझे एनएसडी के बारे में पता हो गया था कि हाँ, यहाँ स्कॉलरशिप मिलती है। तो फिर मैंने एनएसडी ऑप्ट किया। और फिर हमारे यहाँ एंट्रेंस वो था कि 7,000 समथिंग की स्टेशनरी के, और वो ट्रैक सूट मिलता था काला वाला उसके कुछ, और एक 5,000 रिफंडेबल अमाउंट, ऐसा एक 7,000 का चेक देना होता था पहले एनएसडी में, अब पता नहीं कितने का होता है। तो फिर मैंने बोला कि ये तो मैं दे ही नहीं पाऊंगी। तो मैंने शेट्टी सर को बोला मैं नहीं आ रही हूँ एनएसडी, मेरे पास पैसे नहीं है। और शेट्टी सर फोन करके बोल रहे कि तुम्हें पता है तुम क्या बोल रही हो। मैंने बोला सर आप ना वो सीट दे दो किसी को, मैं 7,000 में नहीं दे पाऊंगी, तो मैं नहीं आ रही हूँ। तो उन्होंने इत्तेफाकन ऐसा कुछ किया नहीं। मतलब फिर मुझे सतीश आलेकर जी का फोन आया कि अरे कॉन्ग्रेचुलेशन, तुम जा रही हो ना एनएसडी। तो मैंने बोला सर नहीं जा रही हूँ, मेरे पास 7,000 रुपए नहीं है। तो फिर बोले 7,000 ना, तो मैं चेक भेज रहा हूँ, तुम सीधा एनएसडी जाओ, चेक वहां डिपॉजिट हो जाएगा। तो फिर मैंने बोला कि अच्छा। फिर उन्होंने बोला कि देख 7,000 दे रहा हूँ, हर महीने इंस्टॉलमेंट में मनी ऑर्डर तुम मुझे वापस करोगी। मैंने बोला ठीक है सर। 7,000 एनएसडी में डिपॉजिट हो गए। और अगेन सतीश आलेकर, मैंने आपको बोला कि इज वेरी फादर फिगर, तो वो मेरा एक वो हो गया। फिर एक बड़ी सी प्रॉब्लम होती है सॉल्वेंसी, 2,70,000 की कुछ सॉल्वेंसी जब तक आप नहीं देते हो तो वो स्कॉलरशिप शुरू नहीं होता है। तो वो एक बड़ा मजेदार वो था कि अब कौन अपनी प्रॉपर्टी लिख के देगा, हमारी तो नहीं थी। और तो फिर जो मेरे गुरु है हरीशिथा पे, तो उन्होंने फिर वहां पे अपने ग्रुप में लिखा कि ऐसे ऐसे है। तो वहां के एक वकील थे, तो उन्होंने बोला कि मेरा तो बहुत बड़ा घर है, आप इस पे लिखवा दो सॉल्वेंसी। तो मैंने बोला सर फिर, बोला बेटा ऐसा है 2,70,000 मेरा करोड़ों का घर है, और मैं तुम्हें आज बता रहा हूँ कि मैं सॉल्वेंसी दे दूंगा, और अगर तुझे वहां अच्छा नहीं लगा तो बेखौफ होके वापस आ जा, मैं 2,70,000 भर दूंगा। तो मैंने सोचा बाप रे, मतलब ये तो यूनिवर्स का वो है कि लोग आपके लिए इतने सपोर्टिव हो जाते। तो मुझे सपोर्ट तो बहुत मिला। और फिर उसका ही एक मतलब गेट बैक जो आपको मिला है आपको वापस करना होता है। तो मैंने जब एनएसडी में नए बच्चे आते थे, अब तक भी मैं करती हूँ कि भाई किसी का सोलवेंसी का इशू होगा तो प्रॉब्लम, मैं उसको हेल्प करने की पूरी कोशिश करती हूँ। तो वो है। उसके बाद तो एनएसडी हुआ, एनएसडी आ गए, एनएसडी पढ़ लिया, और पास आउट होने के आसपास ही मुझे दीपा मेहता जी की फिल्म मिल गई थी, और उसमें मुझे एक बड़ा अमाउंट मुझे मिला एक। तो वो था कि तब तक मेरे भाई का रेलवे में ना मन उचट गया था, क्योंकि वो उसकी पसंद की जॉब तो थी नहीं। तो वो मेरी पहली कमाई का जो चेक आया, वो मैंने उसकी एडमिशन करवाई दिल्ली में, और उसकी जॉब छुड़वा के मैं उसको दिल्ली ले आई। और फिर उसके बाद फिर उसने पढ़ना शुरू किया। तो उसको ज्योग्राफी में एमए करना था, तो वो उसने किया। फिर वो अब फ्रीलांसिंग काम करता है,
तो ये हुआ। मतलब उसके बाद मैं बॉम्बे गई कुछ महीने। बॉम्बे बॉम्बे मेरे लिए बड़ा मज़ेदार था, बहुत अच्छा जर्नी था कि मैं जिस दिन उतरी हूँ बॉम्बे के स्टेशन पे, तो अपने विनीत भाई, उन्होंने कॉल किया कि लड़की आ रही है, जाओ स्फीयर ओरिजिन में एक ऑडिशन है, देते जाओ। दादा मैं तो अभी जस्ट उतर रही हूँ स्टेशन पे और बहुत बारिश है। बोले कोई बात नहीं, अंधेरी पास ही है, ऑटो कर ले। और मैं भारी बारिश में बड़ा सा बैग लेके वहीं से स्फीयर ओरिजिन गई। और उन्होंने मुझे स्क्रिप्ट विप्ट दिया कि बोले आप भीग गए हो, आप कल आओ साड़ी वाड़ी पहन के आना। मैं दूसरे दिन गई और एक ही ऑडिशन में मेरे 2 सीरियल मैंने क्रैक किए। तो एक था शौर्य और सुहानी, और एक मेगा सीरियल बनने वाला था, तो उसमें एक भाभी का कैरेक्टर था। तो शौर्य और सुहानी की तो मेरी 3 दिन बाद शूटिंग भी शुरू हो गई। और बाकी बॉम्बे वाले कि अरे बाप रे ये क्या हो रहा है। फिर वहां जाके मुझे एक और प्ले भी मिल गया, मराठी प्ले था गिद्ध। थोड़ा इंसिडेंटली ये हुआ कि मेरे सबसे करीबी गुरु चेतन दातार, मैं पहुंची हूँ 27-28 तारीख को जुलाई के, और 2 अगस्त को उनकी डेथ हो गई। वो मेरे लिए एक बड़ा शौक था। और उसके बाद मुझे बॉम्बे शहर ऐसा सच अपना नहीं लगा कभी, क्योंकि चेतन दातार के साथ भी एक अलग जर्नी है। तो और एनएसडी की प्रिपरेशन मेरी चेतन दातार ने करवाई थी, जो हम पैसेज करते हैं और जितने प्लेस वेस पढ़ते हैं, पोएट्री, वो सारा चेतन दातार ने करवा के मुझे तैयार करके भेजा था यहाँ। और फिर तो जाने के बाद ये शौक मेरे लिए बहुत बड़ा था कि वो शहर मुझे बहुत अपना नहीं लगा। उसके बाद मुझे एक बहुत बड़ा मौका मिला था, ली स्ट्रासबर्ग इंडिया, ली स्ट्रासबर्ग न्यूयॉर्क इंडिया में ब्रांच खुलने वाले थे। तो उसकी फैकल्टी के लिए मेरा सिलेक्शन हुआ था और मुझे यूएस जाना था 6 मंथ के लिए। तो वो मेरे लिए था कि अब तो मैं दिल्ली बॉम्बे छोड़ सकती हूँ मुझे बॉम्बे की जरूरत नहीं है। मैंने शौर्य सुहानी का शूटिंग कंप्लीट किया, उसके बाद एक राजा की आएगी बारात का शूटिंग कंप्लीट किया, एक फिल्म की सुभाष घई इंस्टीट्यूट के साथ, और बॉम्बे छोड़ दिया। मैं दिल्ली आ गई। और आते ही हमारी मैम त्रिपुरारी मैम, उस समय उनको एक प्ले करना था 2 एक्टर का, इंटरनेशनल विमेंस काउंसिल के, जो बहुत साल बाद इंडिया में हो रहा था, और बॉम्बे उसको होस्ट कर रहा था, वामन जी का इंस्टीट्यूट। तो उनको एक प्ले बनाना था सेमिनार के साथ। तो उन्होंने बोला कि चल तू आई गई है और तू बॉम्बे की है तो इस प्ले में काम कर ले। तो मैंने और हैप्पी ने वो प्ले बनाया। और उसके बाद मुझे लगा कि यार यही ठीक है, मुझे बॉम्बे बहुत ज्यादा अच्छा तो लग नहीं रहा है। फिर मैंने मैम को बोला कि मैम मेरे को ना बॉम्बे ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा है। मैम बोला ठीक है यहाँ रह जाओ। और फिर रूप की तो एक बहुत बड़ी जर्नी रही जो अब तक चल रहा है पिछले 10 साल से। और उसके बाद 2012-11 में टैगोर जी का कुछ 150th बर्थ एनिवर्सरी था, तो बहुत सारे प्लेस बने दिल्ली में। तो उसमें मुझे बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू मिला, जिसमें दिनेश खन्ना जी के प्ले में मैंने जीवित वृत्त किया, अंकुर जी के प्ले में समाप्ति किया, भानु जी के प्ले में तमाशा ना हुआ उसमें रिप्लेसमेंट किया दक्षा दी को, और बापीदा के साथ काम किया। तो वो एक मतलब झड़ी लग गई प्लेस की मेरे सामने। और उस साल के भारंगम में मेरे सबसे ज्यादा प्लेस थे। इसके साथ साथ संगीता शर्मा जी का कोरियोग्राफी भी था, तो उसमें भी मैं काम कर रही थी अमित अमित सक्सेना के साथ। तो मेरे उस साल भारंगम में 5 प्ले थे। तो मुझे लगा ये लाइफ है, ये चाहिए कि एक ऑडिटोरियम से दूसरे ऑडिटोरियम में आप, और आपके लगातार प्लेस हो रहे हैं, हर जगह फ्लेक्स में आप हो, आपके बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे हुए हैं। तो फिर बॉम्बे को मैंने कर दी बाय बाय, और फिर मैं दिल्ली रह गई। उसके बाद फिर हमारा ग्रुप बाकी लोगों से थोड़ा लेट शुरू हुआ, क्योंकि ग्रुप के बारे में हमने ऐसे सोचा नहीं था। पर फिर जो कि दिल्ली के थिएटर में आपको एक सीख मिलती है कि आपको पेमेंट कुछ मतलब नॉट विद दिस माय ऑल डायरेक्टर्स, पर एक जगह से ऐसा अनुभव आया कि जहाँ पे शोज तो बहुत सारे हो रहे पर पेमेंट सही से नहीं मिल रही है। और फिर हमें लगा कि नहीं ये तो, और जैसे कि मैं थोड़ा हूँ
कि एक्टर्स के अधिकारों के लिए और इवन ह्यूमन बीइंग के अधिकारों के लिए मेरा लड़ाई चलती रहती है कहीं ना कहीं। और वो मेरा बचपन से है, मैं जिस पॉलिटिकल बैकग्राउंड से आती हूँ, जिस बैकग्राउंड से, तो हमारे यहाँ सब पॉलिटिक्स में भी, और गांधी का जिला है तो आंदोलनों के साथ जुड़े हुए हैं हमेशा। तो वो मुझे लगा कि अब ये पॉइंट आ गया है कि हमें अपने संस्था बना लेनी चाहिए। तो त्रिपुरारी मैम ने भी बोला कि हाँ अब ये हाई टाइम है, तुम 2-3 साल काम कर चुके हो दिल्ली में, तो अपनी संस्था बना लो, जिससे कि तुम्हें पता चले कि तुम्हें कितनी पेमेंट आ रही है और तुम्हें कितनी मिल रही है, तो अपने अधिकारों के लिए बोलना कोई गलत बात नहीं। फिर हम यूनिकॉर्न एक्टर स्टूडियो का जन्म हुआ, जिसके हम 3 फाउंडर मेंबर है, मैं, हैप्पी और टिकमदा। और उसके अंडर फिर हमने बहुत सारे प्लेस किए। तो उसमें एक बड़ी अच्छी चीज हम लोगों ने मिलके करी है, इट्स नॉट माय इंडिविजुअल थिंग, कि दिल्ली में प्लेस तो बहुत होते थे, पर टिकट बेचना एक और वो भी अच्छे टिकट बेचना, उसके साथ अपने एक्टर्स को पैसे देना, ये वाला कल्ट नहीं था। या तो डायरेक्टर पैसे मारते थे, वो मैं मतलब बेखौफ बोल रही हूँ कि पैसे मारते थे, या तो ग्रांटों के लिए प्लेस होते थे तो फ्री सीटिंग होती थी कि आओ आओ फ्री में नाटक देखो। एक्टर को नहीं पता था कि इनको पैसा मिल भी रहा है, एक छोटा सा लोगो लगा देंगे मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का और सारा पैसा अंदर। तो वो एक्टर को लगता था कि अरे मुझे मंच मिल रहा है और इतने हजारों की पब्लिक आ रही है, उस पब्लिक को उस प्ले से बिल्कुल लेना देना नहीं होता था क्योंकि वो उसको फ्री में मिल रहा है। तो इस चीज को सुधारना बड़ा जरूरी था। तो हमने ये चीज शुरू की दिल्ली में कि हाँ हम टिकट बेच रहे हैं, हम अच्छा नाटक आपको दिखाएंगे, बहुत मेहनत से दिखाएंगे, पर हमारी टिकट खरीद के आपको आना पड़ेगा। इनिशियल डेज में दिल्ली के लोगों को बड़ा शॉकिंग था, इंक्लूडिंग आवर फैकल्टी, हमारे कुछ लोग, कि अरे तुम हमसे पैसे लोगी, तुम हमें टिकट बेच रही हो। तो फिर मुझे बोलना पड़ा कि हाँ मैं पैसे दे रही हूँ ना श्री राम सेंटर को, वो मुझे फ्री में नहीं मिला। तो फिर वो उसको टाइम लगा, पर फिर वही लोग टिकट खरीद के आने लगे और एक मार्केट बनी। पहले हमें बहुत जबरन हम श्री राम सेंटर लॉक करते थे चारों दिशा से, कि लोगों को गेट भी पता थे किसको से गेट से घुसना है, बाद में कि हाँ शो शुरू होने दो, आधे घंटे बाद एंट्री मिल जाएगी। ये सब हमने बहुत स्ट्रिक्टली मना किया। फिर उन लोगों को कि हाँ चलो 50 रुपए दो पर बालकनी में बैठ के देखो, पर देना पड़ेगा। उस चीज को फिर हमने फेस्टिवल शुरू किया, तो उसमें हमने 1.5-2 लाख प्रॉफिट मार्जिन तक हम उसको लेके गए। उससे के लिए हमें स्टैंड होने के लिए दिल्ली में, क्योंकि ये रिस्क उठाना और ये फाइनेंशियल क्रंच झेलना कि अगर आपकी पब्लिक नहीं आई और आपके पास मिनिस्ट्री या किसी का ग्रांट वांट नहीं है, क्योंकि 3 साल संस्था को नहीं हुए थे, हम संस्था तो नई बनी थी, उसको हमें किंगडम ऑफ ड्रीम्स के मैं हमेशा थैंक्स करती हूँ कि साथ साथ में किंगडम ऑफ ड्रीम्स में काम कर रही थी, हैप्पी भी काम कर रहा था, तो हम फाइनेंशियली बड़े सेटल थे कि इस तरफ का फाइनेंशियल रिस्क हम ले सकते थे, और हमने लिया। हमने 5-5 लाख तक का लॉस भी सहा है, और वो हम मतलब सूफियाना बोलो या पागल बोलो या कुछ भी बोलो, पर हमने थिएटर में लॉस सहा है, इसलिए भी थिएटर से आज जो भी मिला है वो थिएटर से ही है। तो वो एक चीज किंगडम ऑफ ड्रीम्स का थैंक्स मैं हमेशा करती हूँ कि मुझे लाइवलीहुड्स के लिए स्ट्रगल नहीं करना पड़ा कि खाओगे क्या और रेंट कैसे भरोगे, तो वो आ जाता था, और फिर जो ज्यादा पैसे थे वो हम थिएटर में गवा देते थे। पर धीरे धीरे फिर उसमें भी हमने गेन करना शुरू किया, और लॉकडाउन से पहले पहले तक हमने 1000 रुपए की भी टिकट बेची है, 800 रुपए की भी बेची है, और 1000 रुपए का एक टिकट लेके बंदा नाटक देख के नीचे उतर के दूसरा 1000 का टिकट दूसरे नाटक के लिए खरीदते हुए हमने लोग देखे। और श्री राम सेंटर के टिकट काउंटर से बीएम स्नैक्स तक की लाइन हमने देखी है। तो वो एक बड़ा मजेदार जर्नी है और वो इसी शहर ने दिया है। तो उसके बाद फिर एक और मजेदार कि दिल्ली में स्पेसेस नहीं है, रिहर्सल के लिए स्पेसेस नहीं मिलते। पहले तो ये था कि एनएसडी के लॉन पे और एनएसडी के आसपास, या एनएसडी भी कभी सपोर्ट कर देता था, फिर गांधी हिंदुस्तानी आप लिखवा लो तो वो कंसेशनल प्राइस में हो जाता था। फिर संस्कार भारती ने एक अच्छा वो थिएटर स्पेस खोला, तो वहां भी
पर उसके बाद थिएटर इतना ज्यादा होने लगा कि अच्छी बात है, मतलब वो खराब बात नहीं है, पर जगह नहीं मिलती थी कि रिहर्सल के लिए आपको जगह ही नहीं मिल रही है, और आप महीनों महीने पहले बुकिंग कर लो, फिर तभी कुछ हो रहा है, उनका प्रोग्राम आ रहा है, इनका प्रोग्राम आ रहा है, और आप रिहर्सल कहाँ करोगे। और वो बोलते थे कि हम आपको कोई एक स्लॉट दे सकते हैं, पर मैं बोलती थी कि नहीं, मेरा सुबह तो एक नाटक का रिहर्सल है, तो दूसरे नाटक का दोपहर में भी है, तो वो बोल दो स्लॉट हम नहीं देंगे जी आपको, बाकी लोग भी है। उनकी भी बात सही है। फिर ये लगा कि नहीं, आप हाई टाइम है, हमें अपना स्पेस बना लेना चाहिए। तो इनिशियली हमने अपने रिहर्सल्स के लिए ही स्पेस लिया, उसको बस अंदर से थोड़ा ठीक ठाक किया एकॉस्टिक और इसके साथ। तो उस साल हमारे 3-4 हिट प्लेस चल रहे थे, जिस स्ट्रेट प्रपोजल है, ब्लडी बॉम्बे है, फिर लव लव का ओवरडोज है, मेरा और टीकमदा का मे बी दिस समर है, रूप अरूप है। तो ये सारे प्लेस हमारे, और जगह जगह पे शोज हो रहे हैं। कुछ हमने खुद बॉम्बे में भी बुक करके, बैंगलोर में बुक करके, हमने वो एक शुरू किया कि खुद जाके हम बुकिंग करते थे, और वहां भी हमने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देखा कि लगभग हम सारे इन शहरों में, कि जहाँ पैसे दे सकते हैं लोग, थिएटर का कल्चर है, लोग पैसे देते हैं, जिसमें रंगशंकरा एक बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है। इतने कम पैसे में वो थिएटर देते हैं, और ह्यूज क्यूज होते हैं नाटक के लिए, बहुत प्यार से लोग थिएटर देखने आते हैं। तो वो सारा कुछ हम मैनेज कर रहे थे, इसलिए रिहर्सल स्पेस हमें बहुत जरूरी था। तो एक ग्रुप ऑफ बच्चे आए हमारे पास कि आपके पास स्पेस है सर, तो क्यों ना आप कोर्स क्यों नहीं शुरू करते। ये इधर 2-4 जो सेंटर्स है वो लाखों में फीस लेते हैं आपसे, और उसमें पढ़ाते भी नहीं है ज्यादा, हमें पता नहीं होता कि फैकल्टी कौन आ रही है या फाइनल प्रोडक्शन कौन कर रहा है। पर यहाँ तो हमें पता है कि आप तीनों लोग एनएसडी से हो, और हैप्पी सर से तो कुछ ज्यादा ही प्रेम है बच्चों को, तो वो हमें पता है कि हैप्पी सर क्लास, तो आप क्यों नहीं करवाते हो हमें 1 ईयर का कोर्स, हम पैसे लगाने के लिए तैयार है। और बच्चों का हौसला देख के, उनकी मतलब उसकी श्रद्धा देख के, हैप्पी बोल रहा मैं कर तो लूंगा, पर आई कैंट फाइनेंशियली मैनेज द थिंग्स। तो फिर वो जिम्मेदारी मेरे पे ही आनी थी। तो वो फिर हमने 1 साल का कोर्स शुरू किया 2018 से। अभी हमारा चौथा बैच मंडे से शुरू हो रहा है। लॉकडाउन में भी लोगों ने हम पे भरोसा किया, लॉकडाउन तो बंद रखना पड़ा, पर अक्टूबर में हमने बैच शुरू किया, तो बच्चे आ गए, बच्चे आए भी, बच्चों ने फीस भी दी, और उनके अच्छे प्रोडक्शंस भी रहे। तो वो एक अब ये जर्नी नया शुरू हुआ है। इसमें अब हमने और एक चीज ऐड ऑन की, 2 चीजें ऐड ऑन की। एक तो हमने अपना फिल्म फिल्म कंपनी बनाई है, हैप्पी आवर्स मूवीज एंड एंटरटेनमेंट, जिससे हम जल्दी अपनी फिल्में भी लॉन्च करेंगे। इस लॉकडाउन में, मतलब पिछले लॉकडाउन में हमने एक एड ऑन चीज करी जो हमें भी सीखने को मिला, तो कि अपना यूट्यूब चैनल होना कितना जरूरी है। और उसी लॉकडाउन में हमने अपने कुछ अच्छे वीडियो, जिसमें बहुतों को ये जानकारी नहीं होती कि एनएसडी में कैसे एग्जाम देना है, या बीएनए में कैसे जाना है, एमपीएसडी कितने थिएटर स्कूल है, ये सारी जानकारियाँ, अलग अलग एक्टिंग थ्योरीज क्या क्या होती है, क्या पढ़ सकते हैं, ये नॉलेजेबल चैनल विद इन 2 मंथ्स वो पेड चैनल हो गया। तो वो भी एक अलग हमें एसेट भी मिला एसेट, और लोगों को भी बहुत नॉलेज मिला। तो हमारे पिछले लॉकडाउन की ये वो मतलब उपलब्धि है हमारे लिए, कि हमें भी यूट्यूब कितना यूज करते हैं लोग। हमें लगता था कि चुटकुलों के लिए ही होती है ये चीज, और हमें कौन देखेगा, बट हमारे स्टूडेंट्स बोलो, हमारे चाहने वाले बोलो, उन्होंने हम पे इतना विश्वास किया, हमें मैसेज भी करते हैं। और 2 मंथ्स में पेड चैनल होना बहुत बड़ी उपलब्धि है, कि उनके 4000 घंटे और इतने सब्सक्राइबर, ये सब हमारे व्यूवर्स ने हमें दिया। अब वो चैनल भी चल रहा है, हैप्पी आवर्स मूवीज एंड एंटरटेनमेंट भी चल रहा है, और यूनिकॉर्न एक्टर स्टूडियो भी चल रहा है। और अब हमने नया फॉर्म शुरू किया है, लक्ष्य परफॉर्मिंग एकेडमी, परफॉर्मिंग आर्ट्स एकेडमी लापा। तो वो मंडे से जो बच्चे आएंगे वो लापा के अंदर आएंगे। तो वो एकेडमी का एक अलग ब्रांच हमने ओपन कर दिया, जो यूनिकॉर्न के साथ ही है, पर उसका नया नामकरण जो हमारे बेटे के नाम पे है। तो ये एक उपलब्धि है। तो बस यही है। अब आपके कुछ सवाल होंगे तो। नहीं नहीं, सवाल नहीं, लेकिन बहुत मजेदार बात है ना। मजेदार बात यह कि हम एक दूसरे से कितनी बार मिलते हैं। मुझे आज तक नहीं पता था बहुत सारी चीज, कि मतलब कैसे
फैमिली बैकग्राउंड है, कैसे थिएटर शुरू किया। मतलब हम हमेशा बहुत अपने टीचरों के बारे में जानते हैं, बड़े बड़े लोगों के बारे में जानते हैं, लेकिन जो हमारे साथ काम कर रहा है, जो हमारा दोस्त है, हमारे साथ हमेशा होता है, हम उसके बारे में नहीं जानते कि वो भी कितना काम कर रहा है और उसने कितना काम कर दिया और कितना काम कर गया है ना। और जब आप सच में अगर ये गपशप नहीं होता तो बहुत सारे लोगों से हम ऐसे परिचित नहीं होते कि जो हमसे छोटे हैं, हमारे साथ काम कर रहे हैं, जिनके साथ हम कर, उन्होंने भी बहुत मेहनत की है, बहुत काम किया है ना। जैसे आज सच में मतलब तुमसे बात करके लग रहा है अरे ये पहलू तो मैंने जाना ही नहीं था कभी, इससे तो मैं परिचित ही नहीं, आज पहली बार ये पहलू मुझे पता चल रहा है ना। मुझे भी नहीं पता था ये। अच्छा, मुझे हमेशा लगता था गौरी बहुत बोलती है, तब समझ में आता है गौरी क्यों बोलती है, गौरी के बोलने के पीछे कारण क्या है। आज पहली बार एहसास हो रहा है कि भाई स्कॉलरशिप बंद कर दोगे तो कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो स्कॉलरशिप के बगैर नहीं पढ़ सकते, उसमें मैं भी हूँ। अगर स्कॉलरशिप नहीं होगी, हमेशा ये भी होता है ना कि स्कॉलरशिप बंद कर दो तो अच्छा चलेगा सब कुछ, अच्छा चलेगा या कुछ बच्चे जो पढ़ने वाले शायद वो भी ना पढ़ पाए, उनको शायद कभी थिएटर नहीं मिलता है ना। तो जैसे ग्रांट की बात होती, बंद कर दो, अरे बंद कर दोगे तो बंद करना तो एक उपाय नहीं है, उसको ठीक करना उपाय है कि ठीक से चला लो, है ना। हमेशा बात होती बंद कर दो, इस पर भी बहुत बातें होती है। कभी होता है कि अच्छा गौरी बोल रही है, गोली गौरी क्यों बोल रही है, उसके पीछे कारण है ना, बोलने के पीछे अब समझ में आता है वो कारण क्या कह रहे हैं, है ना। नहीं तो आज से पहले वो कारण नहीं समझ में आते थे, है ना। अब वो कारण और क्लियर होता है। मतलब मुझे सच में बहुत अच्छा लग रहा है ये चीज जान के। दूसरी चीज चेतन जी के बारे में जो बोला, मैं वो कमाल के डायरेक्टर थे, उनका राम नाम सत्य में कभी नहीं भूल सकता, कभी नहीं भूल सकता। वो अद्भुत प्ले था, जिसके आखिरी के 5 मिनट में जहां भी वो नाटक होता था लोग रोते थे, आंसू निकाल देते थे आखिरी सीन में। वो नाटक तो मतलब लगातार होते ही रहना चाहिए। वो कमाल ना, बहुत स्टेज पे सामान है ना कुछ है, बिना सामान के वो नाटक बनता है, कंटेंट इतना स्ट्रॉन्ग है कि क्या बोले। एक वो चीज है ना, ऐसी बहुत सारी यादें, मतलब सुन सुन के मुझे लगा रहे ये भी चीज है, ऐसा भी है, वैसा भी है, ये भी चीज है ना। और दूसरी चीज की मतलब बॉम्बे जाके फिर यहाँ आके थिएटर में अपने आप को लगाना, थिएटर में काम करना बड़ी बात है। और कुछ कुछ करते हैं लोग, कहते हैं ना, कल ही किसी का मैसेंजर पे मैसेज आया कि सर मैंने बीए किया है और एमए कर रहे हैं, तो थिएटर कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, कैसे जिए। तो अगर वो गपशप देख रहे हो उनको समझ में आएगा कि जिया जा सकता है और अच्छे से जिया जा सकता है थिएटर करके, है ना। और अपना शहर छोड़ के भी जिया जा सकता है, कि अपने शहर से बिल्कुल अलग शहर में आके अपनी जगह बनाना, वो अपने आप में अनोखा काम, बहुत अनोखा काम। क्योंकि अपने शहर में तो थोड़ी मदद मिल जाती है ना, लोग जान पहचान के होते, लेकिन हम दूसरे शहर में जाते कोई नहीं जानता, सब कुछ जमीन बनानी है। तो इतनी सारी चीजें हैं, मतलब थोड़ा सा नहीं है, बहुत कुछ है। मतलब आज सच में अच्छा लग रहा है मुझे गपशप में, है ना। हाँ बोलो, आप कुछ बोल रहे हो। जी। आप कुछ बोल, अच्छा तो मैं ही कह रहा था ये सारी चीजें तो है, तो आप अपने लिए टाइम कैसे निकालते हो अपनी एक्टिंग के लिए। और एक बात ये, जैसे आपने कहा एमएसडी के 3 साल जो रहे, उसमें एक्टिंग ही क्यों चूज किया, एक्टिंग चूज करने के पीछे क्या रीजन था कि मुझे एक्टिंग ही करनी है। एक्टिंग वैसे तो हमेशा मतलब इस फील्ड में जो आता है तो एक्टिंग के पैशन से ही आते हैं लोग। मैं भी एक्टिंग के पैशन से ही आई। और स्मॉल टाउन्स में सच पूछो तो ये अनएक्सप्लोर ही है कि डिजाइन में इतना कुछ होता है, या ये सब चीजें पता ही नहीं होती। लाइटें गिनती की होती है, साउंड गिनती का होता है, मेन जो होता है वो एक्टर होता है, और वही सारी उसी से कम्युनिकेशन होता है सब कुछ। तो एक्टिंग तो पैशन था ही। उसके बाद में डायरेक्शन स्पेशलाइजेशन में मैंने बीए किया है। तो मुझे लगा था कि एक एस्पेक्ट तो मेरा ऑलरेडी हो चुका है। वहाँ मैंने एक्टिंग भी की, तो चेतन दातार के साथ वही परिचय हुआ था, संदेश कुलकर्णी के साथ वही परिचय हुआ, फिर वामन जी, दुबे जी, ये सारे लोग तो सतीश आलेकर जी के कारण ही मिले। और ये बैकग्राउंड आपका बड़ा पुख्ता करता है। विजय केंकरे जी, तो वो यहाँ पे जितने लोग आते हैं तो मुझे लगता है अरे इनके साथ तो मेरा बचपन बीता है। और ये सारे बड़े तो मैं यहाँ जो इतना सब होता है कि फलाने के साथ फोटो और ये सब, तो मेरा बचपन इन लोगों के साथ ही बीता है। कि वामन जी को हम चाचा बोलते थे, और विजय जी हमारे साथ प्रोडक्शन करने आते थे, जब्बार पटेल प्रोडक्शन करने आते थे, मोहन आगाशे पढ़ाने आते थे। तो ये सारे लोग और चेतन की तो मैं वन ऑफ द फेवरेट एक्ट्रेस हूँ, क्योंकि मैं उसकी विरासत में प्रभा का रोल करती थी। तो 2 कैरेक्टर उसके विरासत में प्रेत मतलब सबसे ज्यादा पसंदीदा थे।
और वो उसका अपना पर्सनल भी कारण होगा कि वो दोनों ही सिंगल रह जाते हैं, एक प्रभा और एक चंदू। तो वो मतलब हर डायरेक्टर का होता है ना कि उसके पैशन, जब वो प्ले डायरेक्ट करता है तो दो किन्हीं कैरेक्टर से वो एसोसिएट करता है। तो उसमें प्रभा जो कि अकेली रह जाती है, जिसको पढ़ना था और ये, तो वो मुझ में वो ललक हमेशा देखता था कि तू बड़ी फाइटर है, तू मेरी प्रभा है। और तो वो बैकग्राउंड मुझे अच्छा मिला। दूसरा जो आपके सवाल के साथ मैं अलग चली गई, कोई बात। तो गप गप गपशप का मजा यही है ना, ये सवाल जवाब हम यहाँ नहीं कर रहे हैं। मेरी आवाज को क्या होता है, आई डोंट नो। हेलो। हाँ, अब ज्यादा क्लियर आ रही। हाँ, तो एक्चुअली गपशप का मजा यही है ना कि मतलब हम फॉर्मल ना हो, मतलब तो कोई मजा है, बात आराम से कर सकते हैं। सवाल जवाब यहाँ मुद्दा हुई ना, है ना। नहीं मतलब हम बात करें, है ना। तो हाँ तब भी आपका सवाल क्या था, मैं थोड़ा सा हट गई उस। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। सवाल ये था कि एक्टिंग को इम्पोर्टेंस हाँ, तो नजदीक आती। बहुत सारे लोग, जैसे बहुत सारे एक्टर है ना, वो एक्टर होते हैं लेकिन उसके बाद जैसे वो डिजाइनिंग ले लेते हैं कि वो बहुत हाँ हाँ अच्छे एक्टर हैं बिल्कुल। लेकिन डिजाइनिंग चूज करते हैं। अच्छा, बहुत सारे लोग बहुत प्लानिंग बना के आते हैं कि मैं जाऊंगा तो एक्टिंग लूंगा, यहाँ आते ही ये होता है कि नहीं नहीं नहीं, मैं डिजाइनिंग ले लेता हूँ, एक्टिंग नहीं लूंगा, है ना। तो वो भी हाँ, एक तो चीज ये होती सब है फर्स्ट किया, ईयर। बिल्कुल बिल्कुल। तो फर्स्ट ईयर में आए और यहाँ पे वो भी था कि वो एक हायरार्की मैंने महसूस की कि डिजाइनर, मतलब यहाँ पे डिजाइनर का ओहदा थोड़ा बड़ा होता है, उनके पास कंप्यूटर होता है अपना, और उनको ये मिलता है वो मिलता है, ये सब मतलब कि डिजाइनर का कुछ स्पेशल होता है एनएसडी में, ऐसा हमारे टाइम में तो बहुत लगता था। तो और हम सब मतलब 50 एक्टर, एक कंप्यूटर, और हर एक डिजाइनर के पास एक कंप्यूटर, हमें लगता था अरे ये तो बड़ी मतलब वैसी बात है, एक्टर को भी जरूरत है। और तब जब मोबाइल भी बहुत छोटे हुआ करते थे, उसमें ये सब झामा नहीं था कि अपने टच पैड वाले भी मोबाइल लेते और बटन वाले मोबाइल थे। और तो उस जमाने में जब हम आए एनएसडी, तो कंप्यूटर डिजाइनर के पास होता है, ये सब बड़ी वो मैकेनिकल चीज थी कि हाँ मैं भी डिजाइन लेके दिखाऊंगी इन सबको कि मेरे पास भी अगले साल कंप्यूटर होगा। तो और आप तो सीनियर रहे हैं, आपको तो पता है कि हम कंप्यूटर के लिए कैसे घूमते थे वहां। तो खैर, पर ये था मुझे कि ये हायरार्की क्यों है, मतलब फाइनली थिएटर प्ले करने के टाइम तो आगे एक्टर को ही दिखना है। तो मुझे लगता था कि मैं अप्लाई करूंगी डिजाइनिंग में और मैं सिलेक्ट होंगी और मैं डिजाइन ठुकरा दूंगी, और यही मैंने किया। मैंने डिजाइनिंग के लिए अप्लाई किया, भाइवा में गई, भाइवा दी, और अनु मैम बड़े फेवर में थी कि हाँ तू ऑलरेडी पढ़ के आई है, और उनका होता है कि लड़कियां डिजाइनिंग में जाए। तो उनका था कि हाँ गौरी को डायरेक्शन लेना चाहिए। मैं बाहर आई और शेट्टी सर बेटा अरे तू क्या कर रही है, तुझे एक्टिंग लेना चाहिए। और राजेंद्रन सर आए कि मेरे प्ले का क्या होगा, मैंने तो तुम्हें देख के प्ले भी सोच लिया था। ये सब मैंने बोला सर मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, मुझे पता है कि फाइनली जो मुझे सीखने को मिलेगा, मैं सबसे ज्यादा डायरेक्टर के साथ रहना चाहती हूँ, तो उनके साथ काम करना चाहती हूँ, और वो एक्टिंग में ही हो पाएगा जब मैं फ्लोर पे डायरेक्टर के साथ उनके सामने काम करूंगी। और वो हो गया, भाईवा हमने दी, उसके बाद हाथ जोड़े और बोला कि हाँ हम बन सकते हैं ना डिजाइनर। उन्होंने बोला बिल्कुल बेशक बन सकते हैं, हाँ हमको नहीं लेना है। तो ये बोल के फिर मैं चली आई। वैसे हैप्पी ने भी किया था कि हम दोनों ने डिजाइनिंग के लिए भरा था, और हम हाथ जोड़ के हम वापस आ गए कि हमें डिजाइन नहीं लेना है। और फिर हमने धुआंधार एक्टिंग की, और मतलब फिर वो रच के की, जितनी मेहनत हो सकती है उसके लिए सारी की। और एक मेरा हमेशा मतलब होता था कि हाँ, और उसका मिला भी है क्योंकि हम बैच में 4 एक्ट्रेस थी, बहुत सारे 13 एक्टर लड़के थे, तो बहुत काम, लड़कियों के लिए तो बहुत ज्यादा काम था। तो मैं करती थी उतनी मेहनत, मैंने कभी किसी मेरे बैचमेट को परेशान नहीं किया है कि मुझे ज्यादा काम करना पड़ रहा है या मैं परेशान हो रही हूँ। जो जितना काम दे, जैसा काम दे, रात भर सुबह तक चलता था बहुत। तो वो फिर हमने किया उतनी श्रद्धा के साथ। नहीं नहीं, वो वही है जिसकी वजह से हम जाने जाते हैं। श्रद्धा ही है जो हमें जीवित रखती है। अरे बहुत सारे लोग हैं जुड़े हुए हैं, विंदर कौर, बबली दी हैं, और
बहुत सारे लोग हैं, मतलब किनका किनका मैं नाम लूं, है ना, बाद में वो सारे लोग दिख जाएंगे। और कुछ लोगों के प्रश्न भी है कि मैम स्टेनिस्लॉवस्की थ्योरी मेथड के बारे में कुछ बताएं, तो वो आप क्लास में पढ़ लीजिएगा, मेथड थ्योरी, है ना, क्योंकि अभी अगर वो मेथड बताना शुरू करेंगे तो बहुत सारे मेथड है, फिर मेथड पे बात होने लगेगी, है ना। तो अभी गपशप करते हैं, क्लास बाद में कर लेंगे। तो एक चीज और है कि जब आप एक्टिंग करते हो, जब उस मेथड से ही याद आया कि जब आप एक्टिंग करते हो, इतनी सारी चीजें पढ़ते हो, तो उसको अप्लाई करने के लिए कैसे सोचते हो? एक बात तो ये कि मतलब एक्टिंग करना और जो पढ़ा है उसको अप्लाई करना, दो अलग अलग चीजें हैं, कैसे जुड़ती हैं, कैसे बनता है उनका समावेश, और कैसे एक्टर बनता है। और दूसरी चीज, जैसे आप यूनिकॉर्न थिएटर स्टूडियो है, तो आप पढ़ाते भी हो, आप सारे लोग मिलकर, प्रिया, आप टिकमदा, तो जो हमारी किताबें हैं वो सारी बहुत साल पहले लिखी हुई है, जैसे नाट्यशास्त्र लिखा गया, इससे थ्योरी, अभी देखने का परसेप्शन या एक्टर का परसेप्शन सब बदला है। तो आपको क्या लगता है उसके बारे में कि उसमें कितना सुधार होना चाहिए, कितना बदलना चाहिए? क्योंकि जब वो चीजें लिखी गई तो लोगों का परसेप्शन, देखने का तरीका, एक्टिंग का तरीका बिल्कुल अलग था, दुनिया जीने का तरीका भी अलग था। अभी जीने का तरीका बिल्कुल बदल चुका है, कोरोना पीरियड में तो और भी बदला है। तो ऐसे समय में उसको कैसे देखना चाहिए, कैसे समझना चाहिए, कैसे जानना चाहिए? कुछ जानना तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम अपने रूट्स को नहीं जानेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे, हम फिर वो खोखले होते हैं। अभी क्या है, हमारे पास टच स्क्रीन है, हो सकता है मैं बड़ी ओल्ड थॉट बातें करती हूँ, पर टच स्क्रीन है तो हम ना बहुत शैलोली लाइफ की कुछ भी हो गूगल कर लिया और उसी तरह से लीड करते हैं। पर हम अगर स्तानिस्लावस्की का ज़माना देखें या ग्रोटोस्की का देखें, या ये जो पुरानी थ्योरीज जब बनी है, तो उस टाइम की लाइफ बड़ी अनसर्टन थी। वो भी इतना, मतलब स्पेनिश फ्लू तब आया था और अब कोरोना आया है, तो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। पर हम जब स्पेनिश फ्लू के बारे में पढ़ेंगे तो हम कोरोना में आज जितने बच्चे बच्चे भी लोनलीनेस पे जा रहे हैं, महसूस कर रहे हैं कि मैं अकेला ही हो गया हूँ, और अब मेरी लाइफ में बहुत सारे बच्चे कुछ डिप्रेशन में जा रहे हैं, कुछ कुछ हम बात करते हैं बच्चों से तो बहुत सारी चीजें पता चलती कि जब उनके पास इतने माध्यम है, सोशल मीडिया है, सब कुछ है, पर 6 महीने घर में बैठना वो बर्दाश्त नहीं कर पाते। फिर हमें बताना पड़ता है कि हिटलर के जमाने में बच्चे कैसे रहे, एक बार वो पढ़ो। सेकेंड वर्ल्ड वॉर का टाइम क्या होता था, या इंडिया पाकिस्तान जब वॉर था और ऊपर से जब फ्लाइट जाती थी, हमारे मम्मी बताती है, तो ब्लैकआउट होता था पूरे शहरों में और लोग घरों में छुप के बैठते थे और छोटे छोटे डिबरियां जलती थी ताकि ऊपर से जाने वाले हेलीकॉप्टर उसको देख ना पाए। ये चीजें जब तक पता नहीं होगी, ये चीजें जब तक आप पढ़ेंगे नहीं, तो आप उसको जी नहीं सकते। क्योंकि बोलने के लिए आप पुराने नाटकों के बारे में बोलते हो, पर नए नाटक कितने लिखे जा रहे हैं, आपके पास नया टेक्स्ट ही नहीं है, बहुत कम है। तो जब नया टेक्स्ट है ही नहीं, पुराने लाइफ के बारे में आपको पता ही करना पड़ेगा। आपको वो सारी चीजें, बेशक आपका इंटरप्रिटेशन नया होगा कि मैं स्पेनिश फ्लू के बारे में नाटक करूं, पर मैं कोरोना मैंने जिया हुआ है, तो मैं उसको उस दोनों के बीच में एक ब्रिज बनाऊं, या उस चीज को जीने के लिए इस चीज की हेल्प लूं कि यहाँ मुझे कैसा लगा था, वो मैं वहां पे जो स्तानिस्लावस्की बोलता है या कोई भी एक्टिंग थ्योरीज में, कि मुझे क्या वहां पे मैजिक इफ की बात करते कि मैं वहां होता तो क्या करता, मुझे क्या लगता। ये सारी चीजें तो है ही, क्योंकि हमारा आज का मैं तो बदल गया है। पर इसके लिए हम पुराने को डिस्कार्ड नहीं कर सकते, किसी को भी नहीं डिस्कार्ड कर सकते, क्योंकि जिसका क्या बोलते, जिस जहाँ बहुमंजिला इमारत बनती है या बिल्डिंग बनती है, तो उसकी नींव बड़ी जरूरी है। आजकल के बच्चे, उनको लगता है कि मैं चौथे मंजिल से 8वें मंजिल से शुरू करूं, तो ऐसे तो कोई बिल्डिंग नहीं बनेगी ना हवा में, उसके लिए नींव मजबूत तो करनी पड़ेगी। नहीं, वो बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है कि हमें इतिहास को तो पढ़ना पड़ेगा, इतिहास को तो जानना पड़ेगा, फिर मतलब भूत को जानना पड़ेगा, आई एग्री। और इस जब आप बोल रहे थे तो एक बात और याद है जो बहुत इंटरेस्टिंग है, जो आपने बोला था ना टिकटेड शो की बात। मैं हमेशा लोगों से बोलता हूँ कि मतलब टिकटेड शो ही करनी चाहिए अगर थिएटर को आगे बढ़ाना है तो। जो फ्री की लोगों को आदत पड़ी हुई है वो अजीब सी है, कि जब तक बिल्कुल। टिकटेड शोज नहीं होंगे तो थिएटर आगे नहीं बढ़ेगा। वो बहुत अच्छी शुरुआत है वो। एक्चुअली जितने लोग भारत में या जहाँ भी थिएटर करते हैं, सिर्फ दो तीन ही जगह है जहाँ पे टिकटेड शोज होते हैं,
वो एक महाराष्ट्र, गुजरात, और उसमें से एक जगह से मैं हूँ। इसीलिए दिल्ली में भी वो कोशिश है कि टिकटेड शोज हाँ हो। भाई टिकटेड शो में फिर आप अपनी क्वालिटी भी मेंटेन करते हैं ना, टिकटेड शो करते राइट, हैं तो क्वालिटी भी मेंटेन करते हैं कि जो टिकट लेके आएगा वो तभी आएगा दोबारा जब वो क्वालिटी होगी, नहीं तो नहीं आएगा। तो बिल्कुल। उससे शो की क्वालिटी भी बहुत उम्दा बनती है। वो बहुत इंटरेस्टिंग बात है जो आपने बोली, मतलब मुझे लगता है वो सब लोगों को शुरू करना चाहिए। भाई और कोई चीज में तो फ्री में आदमी फिल्म देखने तो फ्री में नहीं जाता, थिएटर में क्यों कहते हैं बिल्कुल। पास दे दो। आप फिल्म भी जाओ ना, और कहोगे मतलब उसमें पास दे दो। हाँ दिल्ली में बोले। क्या था, हमने एक स्टार फेस वैल्यू वाली चीज बना रखी है। दिल्ली में जो टिकटेड शोज होते थे हमसे पहले, तो वो कोई ना कोई एक बॉम्बे से एक स्टार उठा के ले आएगा जो आजकल चलता भी नहीं, पर कभी देखा हुआ है जिसको सीरियल्स में या फिल्मों में, और वो आके उनके नाम पे थिएटर करना, वो एक कमर्शियल थिएटर का अ, वो वेव बन चुका था कि फलाने के इसमें, और लोग जाते थे भी वहां पे सेल्फी खिंचाने के लिए, मैंने 1000 रुपए दे के टिकट देखा, मुझे अब सेल्फी खिंचवानी है। वो चीज को भी खत्म करना था, तो इसलिए हमने ये जानबूझकर कभी उनका सहारा नहीं लिया। हम हमारे जो शोज थे उसमें हम 3 लोग तो है ही जो एनएसडी के है, पर उसके साथ साथ हमने बहुत सारे बच्चों को जोड़ा उसमें, और अब हमारे बच्चे भी उनके नाम से जाने जाते हैं, उनको इतने वेराइटी ऑफ रोल मिले कि मंडी हाउस में उनकी भी अपनी आइडेंटिटी बन गई। तो और अब उसमें से कुछ मूव ऑन करके बॉम्बे गए, वो वेब सीरीज में भी काम कर रहे हैं और अलग अलग जगह काम कर रहे हैं, तो वो बनाना बहुत जरूरी था। और मुझे लगता है कि यूनिकॉर्न एक्टर स्टूडियो का और हम लोगों का वो एक बहुत इम्पोर्टेंट काम है। वो बाद में हिस्ट्री उसको याद रखे ना रखे, पर ये चीजें कुछ अंडरलाइन की लोग हमने ये। लोग याद रखेंगे, मैं बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ, वो लोग याद रखेंगे क्योंकि इतनी सारी बातें याद आ रही मुझे भी, क्योंकि मैं बहुत सारे डांस ग्रुप के साथ काम करता रहा हूँ। वो लोग अपना स्टूडियो बनाते हैं हमेशा। देखिए कि हर डांस ग्रुप के जो लीडर्स हैं उनके स्टूडियोज होते हैं अपनी कंपनी चलाने के लिए, अपने डांस के लिए। थिएटर वाले लोगों के पास कुछ नहीं होता, मतलब रिहर्सल स्पेस भी चाहिए, मतलब वो उसी जहाँ टाइम ढूंढने परफॉर्मेंस लगते करेंगे हैं वो कि भी चाहिए, हाँ। बड़ी दिक्कत होती है। हाँ हाँ हाँ। तो ये जो एक शुरुआत है ना स्टूडियो बनाने की, कि थिएटर के लिए अपनी स्टूडियो हो, अपनी जगह हो, वो बहुत अच्छी शुरुआत। छोटी छोटी चीजें हो, मतलब कुछ लोगों ने और अलग अलग जगह बनाया, लेकिन जी हाँ। अब लोगों की मतलब एक बड़ी मजेदार चीज है कि हम जब कोई चीज शुरू करते हैं तो उसका एक ट्रेंड बनता है विच आई लाइक, कि हमने जब टिकटेड शोज शुरू किए तो उसके उसको देखा देखी बहुत सारे ग्रुपों ने टिकटेड शोज किए। इवन श्रीराम सेंटर ने भी अपने टिकट्स बढ़ाना शुरू किया, पहले उनके टिकट के रेट बहुत कम थे। फिर हमने जब यूनिकॉर्न एक्टर स्टूडियो बना तो ये लक्ष्मी नगर के एरिया में स्टूडियो 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 एक भर्ती आ गई। फिर हमने स्पेस बनाया, तो मैं आज देखती हूँ कि बिहार साइड के भी कुछ लोगों ने अपने फलाना एक्टिंग स्टूडियो स्पेस, तो एक वो ट्रेंड सेटिंग बोलो या कुछ भी बोलो, अच्छी चीज है, अच्छा लगता है कि लोग कम से कम थिएटर को तो उसका फायदा हो ही रहा है कि बिल्कुल। ये फलाना स्टूडियो और ये उनका स्पेस है। तो और वो ये एक चीज मतलब हमको सबको जो थिएटर करते हैं कि अगर कोई चीज अच्छी हो रही है ना, तो यंग जनरेशन उसको अडॉप्ट करती है, एक्सेप्ट करती है, और खुद भी कुछ नया बनाने की कोशिश करती है। तो ये सब देख के बड़ा अच्छा भी लगता है कि चलो उसने भी अपना स्पेस बना लिया, उसने भी बना लिया, फला जगह भी बन गया। और एक चीज में मतलब मजेदार है गोविंदा कि ऑल इंडिया लेवल के बहुत सारे फेस्टिवल्स उसमें बहुत वो मैंने और हैप्पी ने शुरू किए। हमारा क्योंकि 2 ही लोगों का नाटक था, रूप रूप, नेचुरली त्रिपुरारी मैम का नाटक है, तो मैम कभी ना उस टाइप से प्रॉफिट मेकिंग और इन सब में मैम कभी पढ़ती नहीं। तो मैम को कोई भी कहीं भी जिसको थिएटर शुरू करना है या फेस्टिवल शुरू करना है, और वो अगर लिख देता था कि मैम आपकी टीम भेज दीजिए और हमें फलाना नया फेस्टिवल शुरू करना है और हमारे पास छोटी सी ग्रांट है और हम आपको इतने से पैसे दे सकते हैं, तो मैम बोलती हाँ ठीक है मैं भेज दूंगी, और वो हमें भेज देती थी कि हैप्पी गौरी और रणधीर जाओ या हैप्पी गौरी मुरली जाओ, तो हम चले जाते थे। और बहुत सारे फेस्टिवल्स हम हमारे रूप रूप से शुरू हुए, इंक्लूडिंग आपका जयरंगम। जयरंगम में इनिशियली जब जयरंगम था नहीं,
तो वो शिव जी और अपने सॉरी उनका अभी जिनकी डेथ हुई गेरा जी, ये लोग एक उनका स्कूल था, तो उस स्कूल में हमारा शो हुआ था इंजीनियरिंग कॉलेज में, जिनको कुछ भी मतलब थिएटर देखने का सिला नहीं था, वो अजीब से लोग थे, उनके सामने हमने पहला शो किया भू करूं, कि इतनी हूटिंग थी जिसमें हमें शो बंद भी करना पड़ा, बीच में उनको डांटना पड़ा और फिर शो शुरू करना पड़ा। उसके बाद फिर गेरा जी और शिव जी ने बोला कि हाँ चलो अब इसको हम आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, और फिर जयरंगम शुरू हुआ। अमित रोशन का फेस्टिवल वैसे ही शुरू हुआ, प्रवीण गुंजन का फेस्टिवल वैसे ही शुरू हुआ। तो ऐसे बहुत सारे फेस्टिवल्स है जिनकी हमने शुरुआत की है उस जमाने में, कि 2 ही लोगों का एक्टर का प्ले था, तो वो जगह जगह पे, तो वो अब वो फेस्टिवल बाद में बहुत बड़े हुए, उसके बाद उन्होंने मतलब बहुत एक नाम कमाया उन फेस्टिवल्स में, तो वो भी अच्छा लगता है। मेटा के इनिशियल डेज में जब मेटा कम एक्टरों के प्लेस लेती थी, तब हमने रूप रूप वहां पे किया है। आज मेटा बहुत बड़ा है, अब वो बहुत वो सोच के भी करते हैं कि बहुत सारे एक्टर्स का प्रदर्शन हो, जो कि अच्छी बात है। तो वो भी इनिशियल डेज में उनको भी था कि इतने लोगों को हम आना जाना ये सब दे पाएंगे, तो छोटे छोटे एक्टर्स के 2-2 एक्टर्स के, जिस साल हमने प्ले किया उस साल 4 लगभग 2-2 एक्टर्स के प्ले थे, तो हमने वो फेस भी किया है। वो एक एड ऑन उपलब्धि है कि जिसको मैं शेयर करना चाहती हूँ कि आप अगर करते रहोगे, और हेल्प करना बहुत अच्छी बात है, जिससे अगला भी कुछ पाएगा और आपको भी कुछ मिलेगा। तो वो थिएटर में जो एक दूसरे की हेल्प करना बहुत लोग नहीं चाहते हैं, बहुत बार लोग रिजिड हो जाते हैं, ये मेरे एक्टर से, ये उनके एक्टर से, मेरे एक्टर्स वहां नहीं जाते, उसके एक्टर्स यहाँ नहीं आते। तो वो भी हमने कोशिश की कि दिल्ली के सारे बड़े डायरेक्टर के साथ मैंने काम किया है। तो एट ए टाइम एक दिन भानु जी का शो होता था, दूसरे दिन बापीदा का शो होता था, तीसरे दिन अंकुर जी का शो होता था। तो मैं सबको रिहर्सल करना मेरा काम है। तो वो जब दिल्ली में इनिशियली जब मैं आई, तो दिल्ली की लड़कियां स्कूटी वूटी नहीं चलाती थी, वो या तो कार से आएगी या तो पब्लिक कन्वेंस मतलब कैब वैब से आएगी, तो वो बड़ी डरी सहमी रहती थी कि दिल्ली इज वेरी इनसिक्योर और यहाँ स्नैचिंग होती है, ये होती है। उस समय मैंने अपनी स्कूटी ली, क्योंकि एक रिहर्सल मयूर विहार फेज 2 में होनी है भानु जी की, और बापीदा की होनी है कालीबाड़ी में, और बीच में मंडी हाउस में 2 रिहर्सल करके आपको केओडी का शो भी करना है। तो ये और मैं अभी भी स्कूटी लेके घूमती हूँ और मुझे टचवुड मेरे साथ ऐसा कोई इंसिडेंस नहीं हुआ है। पर अब देखा देखी बहुत एक्ट्रेस को मैंने देखा है कि अब वो स्कूटी लेके चलना शुरू किया है लोगों ने, क्योंकि मैं तो पूना से आई थी, तो पूना में हर लड़की के पास स्कूटी होती है, तो इट्स नॉर्मल कि आपको रेड लाइट पे लड़कियां ज्यादा दिखती है, लड़कों के पास व्हीकल नहीं देते वहां के माँ बाप, जितना लड़कियों पे उनको लगता है लड़की के पास होना चाहिए पर्सनल व्हीकल। ये पूना का अपना ट्रेंड है। तो आप पूना के सड़कों पे जाओ तो आपको लड़कियां ही लड़कियां मिलेगी, और वो कार लेके नहीं, वो स्कूटी लेके ही जाती है। तो मैंने वो ट्रेंड दिल्ली में कि नहीं मैं अपनी स्कूटी से जाऊंगी, और मतलब मुझे सबकी रिहर्सल में जाना है, तो उस टाइम कन्विंस इतना पुराएगा भी नहीं कि एक इतने रिहर्सल्स आप ऑटो से कर पाओ। तो वो एक और एक चीज तो अभी मैं देखती हूँ कि बहुत सारे एक्ट्रेस ने छोटी छोटी स्कूटियां ले ली हैं और वो भी चलती है, और वो कॉन्फिडेंटली चलना उन्होंने शुरू किया है, जो कि 2008 या 9 में बहुत रेयर था। कुछ कुछ होता रहे। किसी ने एक बहुत अच्छा सा प्रश्न पूछा कि आपके फेवरेट एक्टर कौन है ना, पूछा है ये प्रश्न आपसे कि आपके फेवरेट एक्टर कौन है, तो मैं इसमें और जोड़ देता हूँ, कौन है, किस वजह से, क्या कारण है जिसको जरूर फेवरेट है, क्योंकि हर किसी एक्टर का कोई ना कोई फेवरेट तो होता ही है ना। हाँ मतलब बेसिकली बेनेगल के फिल्मों के सारे लोग मुझे पसंद आते हैं, तो जिसमें स्मिता पाटिल है, शबाना आजमी है, नसरुद्दीन शाह है, ओम पुरी है। तो हमेशा ही दिल से ये दुआ की है कि अगर कोई काम मिले तो इनके जैसा काम मिले। तो ये लोग हैं जो मेरे फेवरेट हैं। और उसमें नसीर साहब, अभी स्मिता जी तो रही नहीं, स्मिता जी भी मतलब वो थिएटर से आज सच मैं नहीं बोलूंगी,
पर वो मूवमेंट से तो जुड़ी हुई थी, बहुत सारे सोशल एक्टिविटीज के साथ उनका ताल्लुक था। तो वो मुझे बड़ा, और शबाना अजीज तो है ही, अभी भी वो मूवमेंट के साथ भी जुड़ी है, वो थिएटर भी कर लेती है, वो पोएट्रीज भी पढ़ लेती है। नसीर साहब जितना फिल्म में करते उतना अपना ग्रुप भी रन करते, वो चाहे तो मोटले का अपना एक नाम है। तो मुझे हमेशा लगता है कि हाँ, काम तो ऐसे करो पर थिएटर नहीं छोड़ना है, जो कि नसीरुद्दीन शाह कर पाते, और वो करते हैं कि हाँ, साल में इस्मत आपा के नाम करो या एंटीगनी करो। हमने उनको थिएटर में भी देखा है, हमने उनको फिल्मों में भी देखा है। तो मुझे लगता है कि काम कुछ करना है तो फिर ऐसा कुछ करना है। तो ये बात हो गई कि वो फिल्म में काम करते हैं, लेकिन थिएटर में कौन है जो आपको बहुत नहीं, नसीर प्रभावित साहब करता तो है? थिएटर में भी काम करते हैं, नसीर साहब। हाँ, लेकिन हम सबसे पहले तो उनसे मतलब बहुत सारे लोगों ने हाँ, उनको लोगों देखा को, भी नहीं हाँ, है, लोगों को, है ना? तो लेकिन हाँ, थिएटर में भी है ऐसा कोई जो प्रभावित करता है, जिसकी एक्टिंग प्रभावित करती है? थिएटर में तो हमेशा मतलब एक आदमी के सामने बहुत सारे आइडियल होते हैं। तो कुछ लोगों को तो मुझे मौका नहीं मिला देखने का, जिसमें सुरेखा जी और उत्तरा जी का जमाना हमने नहीं देखा, पर सुना बहुत है उनके बारे में कि वो ऐसी एक्टिंग करती थी, वैसी एक्टिंग करती थी। पर मैंने सामने लागू जी को देखा है, श्री राम लागू जी को देखा है, और एज ऑफ 70 में उन्होंने मित्र, जो लगभग उनका सोलो था, और वो करते हुए मैंने उनको देखा है, जिसमें उनको अंधेरे में दिखता नहीं था, तो एक असिस्टेंट स्पेस जब चेंज होता था स्टेज पे, तो एक लेजर लाइट उनको दिखाई जाती थी, और उससे वो उसको देख के अपना स्पेस चेंज करते थे ब्लैकआउट में, या चेंज करते थे अगर कपड़े चेंज करने हैं या सीन चेंज हो रहा है तो साइड में खड़ा रहना है। और मित्र लगभग 3 घंटे का नाटक, और वो आदमी वन गो में खुद खींच लेता था, और एज ऑफ 70+ में। तो वो बड़े इंस्पिरेशन है, और लागू तो बहुतों के इंस्पिरेशन है, मेरे अकेले के क्या ही होंगे। ये इसमें तो मैं भी कहूंगा, मैं भी बड़ा प्रभावित हुआ था श्याम लागू जी से। मैंने ये प्ले कमानी में देखा था, वो 3 घंटे का हम्म, प्ले था, मराठी में था। पहले तो लगा कि क्या देख रहा हूँ मैं, बोर हुआ, लेकिन वो जब देखना शुरू किया तो मतलब अद्भुत था वो प्ले। वो प्ले भूलना बहुत मुश्किल है, बिल्कुल। क्योंकि श्री राम लागू जी का काम वाकई बहुत अद्भुत था वो, है ना? सुमन दा भी देख रहे हैं, सुमन वैद दा, और कह रहे हैं गौरी तुम्हें सुन के बहुत अच्छा लग रहा है, बड़ा मजा आ रहा थैंक यू, थैंक यू। है ना? तो अच्छा, एक सुमंता चीज तो बताओ हमारे आप, प्रोएक्ट, हाँ। कि इतनी सारी चीजें आप करते हो, ये मैनेजमेंट कैसे सीखा, कैसे मैनेज करते हो? क्योंकि आपका मैनेजमेंट बड़ा स्ट्रांग होगा इतनी सारी चीजों को करने के लिए, है ना? वो मैनेजमेंट कहाँ से आता है, कैसे बनता है वो मैनेजमेंट? मुझे अमाल जी ने मुझे बोला था कि तुम्हारा आधा मैनेजमेंट तो तुम्हारे जन्म में है कि तुम मराठी हो। और बंसीदा ने बोला था कि तुम बॉर्न एंटरप्रेन्योर है। तो ये कुछ चीजें, मतलब वो मेरे सारे गुरु हैं, और उन्होंने ऐसे ऐसे टैगलाइन मुझे दिए हैं। पर एक चीज ना, लड़कियां या वुमेन मल्टीटास्किंग टास्कर होती है, क्योंकि वो सेम टाइम पे माँ भी होती है और बहू भी होती है और समथिंग समथिंग, ये मैंने सुना है। पर हाँ, मल्टीटास्किंग आपको करनी पड़ेगी अगर थिएटर में। मुझे लगता है कि वो सिर्फ लड़कियों को नहीं, वो सारे एक्टर्स को, सारे जो दिल्ली में काम कर रहे हैं, या दिल्ली क्या, देश में कहीं भी, अपार्ट फ्रॉम बॉम्बे, कलकत्ता, जहाँ की ऑलरेडी थिएटर में पैसे है, वैसी जगह को छोड़ के अगर आप कहीं और काम करते हो तो आपको मल्टीटास्किंग तो करनी पड़ेगी। थिएटर एक मैनेजमेंट की मतलब मैंने जो सहा है, मैं हमेशा इस तरह से थिएटर को लेके चलती हूँ कि मैनेजमेंट इसलिए जरूरी है कि हम जिससे गुजरे, कि हाँ, ट्रेनों में लटकते हुए जा रहे हो या स्लीपर में जा रहे हो, तो ये सारी चीजें आजकल के एक्टरों को दोगे तो वो सही नहीं है। एक्टर का भी एक रुतबा होना चाहिए, वो कहीं जाए तो वो बड़ी तसल्ली से जाए, ताकि वो वहां जाके अच्छे से परफॉर्म कर सके। तो फिर ऐसी बहुत सारी चीजें जो हमें पता ही नहीं होती थी, कि अच्छा कंसेशन भी मिलता है रेलवे का, तो फिर वो पता चला। तो फिर मैंने हमेशा से ये चीजें अंडरलाइन करी कि मेरी टीम तो जाएगी एसी से,
मेरा हर एक्टर एसी में बैठ के जाएगा, प्रॉपर उसको खाना मिलना चाहिए, वहां जाके रहना पहले मैं क्लियर कर लेती हूँ मेरा एक्टर कहाँ रहने वाला है, अगर रहना नहीं है तो कहाँ उसको रहना चाहिए। और ये चीजें फिर मैं अपने लिए भी करती हूँ, अपने ग्रुप के लिए करती हूँ। और अंकुर जी का ग्रुप भी हम और प्रकाश जी और बॉबी भाई हम तीनों मिलके शेयरिंग में चलाते, तो उसमें भी हम ये चीज मेक श्योर करते हैं कि टिकट पहले हो जाने चाहिए। अच्छा गौरी तू बना दे, या बॉबी भाई मैं बोलेंगे मैं जाने का बना देती हूँ, तू आने की बना दे, तो हम ये लोग। और जो इसमें किसी का पैसा डूबता नहीं है, अंकुर जी के ग्रुप में अगर देखोगे तो पैसा कभी किसी का डूबेगा नहीं। तो ऐसी जगह पे आपको इन्वेस्ट तो करना पड़ेगा। मैं और हैप्पी हम लोग हमने इन्वेस्टमेंट से कभी डरे नहीं। तो इन्वेस्टमेंट से आप डरोगे नहीं तो आपका उसको गेन भी मिलेगा। और वो मल्टीटास्किंग नहीं करोगे तो फिर लाइफ में अगर आपको किसी को अप बेंचमार्क में ऊपर लेके जाना है, जैसे आपके ही गपशप में जो चीजें संजू रॉय ने बोली थी कि थिएटर को एक रुतबा मिलना चाहिए, तो उन्होंने दिया। संजू रॉय ने मेटा के थ्रू या जिस किसी के भी थ्रू उन्होंने वो रुतबा दिया। और वो बोलते हैं कि एक्टर इस काबिल है, उसको मिलना चाहिए अच्छे से आना जाना रहना और ताज में पार्टीज। तो हम भी वही कोशिश करते हैं कि थिएटर को एक नेक्स्ट लेवल आपको देना पड़ेगा ताकि यंग जनरेशन उसमें आए, उसमें तसल्ली से काम करे, उसको कहीं आने जाने में हासिल ना हो, कहीं उसके साथ प्रताड़ना ना हो कि भाई तुम थिएटर वाले झोला छाप लोग हो। वो झोला छाप से अब थिएटर बहुत ऊपर उठ गया है। तो ये चीजें हमने सीखी है। और कुछ चीजें मैं मतलब गोविंदा तो अभी मुझे दिख नहीं रहे, तो शायद लोग मुझे सुन पा रहे कि नहीं पा रहे मुझे पता नहीं। तो अगर कोई सवाल कोई पूछना चाह रहा है तो वो शायद गोविंदा का कनेक्शन चला गया, पर कुछ चीजें मैं इनफैक्ट ऐसे ही शेयर कर रही हूँ कि रंगमंच चलते रहना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। दादा माइक ऑफ। हाँ, मजा आ रहा है। तो और कोई सवाल है? कुछ लोगों ने पूछा आई थिंक मैम जानने वही आप बोल रहे थे, उसी को बोल रहे हैं कि बिल्कुल मतलब लेकिन बहुत सारे एक्टर्स की एक समस्या होती है कि मतलब बहुत सारे शहरों में या दिल्ली में भी एक्टिंग से पैसा कमाना बड़ा मुश्किल होता है, फिल्मों में पैसा कमाना बड़ा आसान होता है, उसके बारे में आप क्या? मैं सारे एक्टर्स को ये बोलूंगी पैसा कमाना मुश्किल है क्योंकि आपने अपनी डोर किसी और के हाथों में दे रखी है। आपको खुद ग्रुप्स अपने भी फॉर्म करने पड़ेंगे। तो गवर्नमेंट ने बहुत सारी चीजें बनाई हुई है, रेपर्टरी की सैलरी ग्रांट स्कीम है, तो आप अपने ग्रुप बनाओ, आप उसमें अप्लाई करो, ग्रुप को प्रोडक्शन ग्रांट मिलती है, आप उसको भी। क्यों एक एक्टर हमेशा दूसरों के भरोसे बैठा रहता है कि मुझे कोई बंदा कास्ट करेगा फिर वो मैं नाटक करूंगा फिर उसका मुझे पैसा मिलेगा। वो सारी चीजें फिल्मों के लिए पॉसिबल है कि हाँ आप दूसरों के फिल्म में काम कर रहे हो या सीरियल में काम कर रहे हो, तो वो उनकी जिम्मेदारी होती है। पर आपको अगर रंगमंच करना है और उससे सेटिस्फेक्शन मिलता है और उसको करने में आपको मजा आता है, तो आपको अपने ग्रुप्स भी बनाने पड़ेंगे, अपनी रेपर्टरीज भी बनानी पड़ेगी, जिससे आप खुद एंटरप्रेन्योर बन के आप दूसरों को भी फाइनेंशियल सपोर्ट कर सकते हो। नॉट ओनली आपको अपना सपोर्ट मिलेगा, पर आप दूसरों को भी सपोर्ट दोगे। अभी ये कोरोना काल में अगर कोई थिएटर वाले सुखी है हाल फिलहाल में या फाइनेंशियल क्रंच से उभरे हैं, वो इसीलिए कि पिछले 2 महीनों में बहुत सारे लोगों की रेपर्टरी ग्रांट आ गई। तो वो जो एक बहुत बड़ा गैप पड़ा था फाइनेंशियल क्रंच का, उससे कम से कम थोड़ा संभलने का तो नो डाउट हमें उसके लिए भी थोड़े पर्चे दिखाने पड़े, थोड़ी झगड़े करने पड़े, थोड़े लेटर लिखने पड़े, पर ऑल ओवर इंडिया के सभी रेपर्टरीज उसमें शामिल थे। और एक एक रेपर्टरी के पास अगर 8, 10, 15, 20 एक्टर है
तो उनको कुछ ना कुछ तो पैसा मिला ही है। तो एक्टरों को ये अपने अधिकारों को आपको समझना पड़ेगा कि कौन सी रेपर्टरी आपका नाम यूज कर रही है, आप उसके पास कितना काम कर रहे हो। क्योंकि आप हर किसी का, आप जिस डायरेक्टर के साथ काम करते हो तो आप, वो आपका नाम अपने रेपर्टरी में डाल देता है, आपको पता भी नहीं होता वो आपके नाम पे पैसे ले रहा है कि नहीं ले रहा है। ले रहा है तो आप उसके पास कितना काम कर रहे हो। काम नहीं किया तो सवाल ही नहीं उठता कि आप पैसे लो, पर काम किया है तो आपको मेहनताना मिलना चाहिए और उसके लिए आपको बोलना पड़ेगा। तो वो अपने अधिकारों के लिए जब तक एक्टर बात नहीं करेंगे तब तक तो उनका शोषण भी होता रहेगा। नॉट ओनली फाइनेंशियल क्रंच तो रहेगा ही, शोषण भी होगा। बात है अपने अधिकारों की बात, लेकिन अधिकारों के साथ जैसे आजकल के नए एक्टर आते हैं, काम नहीं आता लेकिन पहले कहेंगे पेमेंट कितना होगा, ऐसे भी लोग, तो उसके साथ उनको उतना जान भी तो देना पड़ेगा। उसके बारे में क्या बिल्कुल क्या बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक तो सबसे पहली यंग जनरेशन कमिटमेंट की बहुत कच्ची है। लोग कमिट, मतलब उनको कमिटमेंट यहाँ भी करना है, फिर उनको अगर ऑडिशन मिल जाए तो वहां भागना है। तो आप अगर थिएटर के लिए कमिटमेंट देते हो तो थिएटर का कमिटमेंट बड़ा परेशानी देने वाला हो सकता है। एक मैं मतलब इसमें बात बताऊंगी कि हमारा रूप अरूप का शो था और वो फेस्टिवल मैं खुद ऑर्गेनाइज कर रही थी अपने सिटी में। तब एनएसडी एक्सटेंशन फेस्टिवल का एक ग्रांट देता था कि 4 प्लेस का फेस्टिवल है, तो वो मुझे मिला हुआ था और वो फेस्टिवल को मैं होस्ट भी कर रही थी और उसके इनॉग्रेशन के दिन मेरा शो भी था रूप अरूप का। उसी समय एनएसडी में ऑडिशन हुए थे रॉबिन दा के प्ले का, जिसका शो पेरू में होने वाला था। पेरू दुनिया के खूबसूरत कंट्रीज में से एक कंट्री है और वो ऑडिशन मैंने दिया। मुझे तब तक नहीं पता था कि वो क्लैश करेगा, क्योंकि वो ऑडिशन हमारे जून में थे। तो जून में ऑडिशन हुआ, मैं क्लियर हो गई, मेरा सिलेक्शन हो गया। रॉबिंदा ने रिहर्सल शुरू किया और फिर हम वीजा पासपोर्ट ये सब में लग गए और रॉबिंदा ने बोला कि हमारा तो 9 अगस्त को पेरू में शो है। तो मैंने बोला सॉरी सर, मेरा शो तो वर्धा में है 9 अगस्त को। तो फिर मैं अनु मैम के पास गई। अनु मैम को मैंने बोला सॉरी मैम, मुझे नहीं पता था कि ये सेम डे क्लैश हो रहा है, पर फेस्टिवल इज ऑलरेडी अनाउंस्ड और उसका पोस्टर, ब्रोशर, ऑडिटोरियम, जो बाकी ग्रुप्स आने वाले हैं उनके टिकट्स, तो वो सब हो चुका है। जिसमें रणधीर की टीम पटना से आ रही थी, अंकुर जी की टीम दिल्ली से जा रही थी, बॉम्बे से एक टीम आ रही थी। तो ये भी नहीं कर सकते थे हम कि किसी के प्लेस से एक्सचेंज कर ले, क्योंकि सबके टिकट बुक हो रखे थे। तो अनु मैम बोल रही कि क्या क्या चाहती हूँ। मैंने बोला आप ना किसी और एक्ट्रेस को जो मतलब ऑडिशन में स्टैंड बाय भी तो होते ही है, कि जो आपका सेकंड ऑप्शन है आप उसको बुला लो, और मैं तो पेरू नहीं जा सकती। और एवरीबडी वाज शॉक कि हेलो। बट मुझे लगता है कि वो कमिटमेंट ही थिएटर में आपको आगे, मतलब आज जिस मुकाम पे अगर हम हैं तो वो उसी लिए है कि हमने बहुत कुछ छोड़ा भी है और छोड़ना पड़ता है जब थिएटर, क्योंकि ऑलरेडी इतनी चीजों से प्लानिंग में चलता है। शूट वाले कभी प्लान नहीं होते, वो आधी रात को ही फोन करेंगे कि कल तुम्हारा शूट है। तो मैं अनप्लान चीजों को कभी भाव नहीं देती अपने लाइफ में। कम से कम मैंने ये बना रखा है कि मैं अगर थिएटर से, जिसको मेरी पहली डेट मैंने दी है, तो मैं उसी के साथ काम करना पसंद करती हूँ। तो आजकल के एक्टर्स को मैं ये जरूर हाँ बिल्कुल कहना चाहूंगी कि कमिटमेंट बहुत जरूरी है। और बहुत सारे मतलब और फिर आप उतनी मेहनत से काम करोगे तो डायरेक्टर को आपको बताना ही नहीं पड़ेगा कि मुझे पैसे दो, वो अपने आप ही देगा। बिल्कुल। और नहीं देता तो फिर आपको कहना भी चाहिए, मतलब आपका हक बनता है, आपका हक बनता है, उसके लिए कहना भी है, बोलना भी है, बातें भी करनी चाहिए। अच्छा, ये एक प्रश्न है कि मराठी थिएटर में और हिंदी थिएटर में आपने क्या अलग पाया है? ये बहुत अच्छा हमारे लिए बहुत पुराना, दादा मेरी
मेरी आवाज मुझे बार बार आ रही है, माइक अच्छा एक से हाँ बोलिए। हाँ, तो मराठी और हिंदी थिएटर में जमीन आसमान का फर्क है, इसलिए ही मैंने चॉइस किया टू कम टू दिल्ली एंड डू माय काइंड ऑफ थिएटर जो मैंने एनएसडी में सीखा है। और क्योंकि जो हमने यहाँ सीखा है वो अप्लाई मराठी थिएटर में बहुत कम होता है। उसका कारण भी ये है कि मराठी थिएटर बहुत वर्बल है, स्क्रिप्टें बहुत लंबी होती है और आपको मुद्दे बोलने से कम्युनिकेट करने पड़ते हैं, बहुत ब्ला 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 ब्ला। तो उनका वो आर्ट है, उसको मैं मतलब विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, पर मैं मूवमेंट को जीने वाली लड़की हूँ और जो मैंने एनएसडी से समझा है, सीखा है, तो वो चीजें वहाँ पे आप करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि उनके 3 घंटे का नाटक फिर 6 घंटे का हो जाएगा। तो और वो लोग वो उस तरह की प्रैक्टिस भी नहीं करते। तो मराठी में 3 तरह का थिएटर होता है। एक तो कमर्शियल थिएटर जिसमें तो बहुत ज्यादा ब्ला ब्ला, और आजकल थोड़ा म्यूजिक फिर से म्यूजिकल्स पे वापस जा रहे हैं, जो पहले कमर्शियल म्यूजिकल्स होते थे और अब फिर से थोड़ा म्यूजिक में ज्यादा प्रैक्टिस उन्होंने करना शुरू कर दिया है। एक पैरेलल मूवमेंट भी है थिएटर का जिसमें चेतन दातार जैसे डायरेक्टर आते थे, और तो उसमें दोनों तरह का थिएटर होता है। उसमें हमारा जिस तरह का एनएसडी का थिएटर है और जिस तरह उसमें पॉलिटिकल थिएटर भी होता है, उसमें बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं जिसमें मोहित टाकलकर और ये सारे लोग काम करते हैं। तो वो तो बहुत रेयर है, क्योंकि वो सिर्फ आपको दिल्ली बॉम्बे में ही ये करना पड़ेगा। और जिसमें पहचान मुझे लगा कि मुझे हिंदी थिएटर में ज्यादा मिलेगी, तो इसलिए मैं अपने तरह का थिएटर यहाँ ढूंढने के लिए यहाँ आ गई। तो यही फर्क है कि जो एनएसडी की ट्रेनिंग आप वहां पे नहीं लेके जा पाओगे। नहीं था देख रहे हैं, नमस्कार बोलने कन्हैया था, विजयपाल जी देख रहे हैं, विजयपाल जी और कन्हैया था हेलो बोल रहे हैं। ओ हेलो विजयपाल जी, हेलो कन्हैया दा। हेलो विजयपाल जी, हेलो कन्हैया। गपशप करते करते कैसे समय निकलता है, समय पता ही नहीं चलता, बस आप आराम से गपशप मारती जाइए। और इतनी सारी बातें होती है ना कि मतलब नहीं, एक प्लेटफॉर्म तो होने का एक बड़ा फायदा भी है, हम एक दूसरे के बारे में परिचित भी हो पाते हैं और अच्छे से जान पाते हैं, और जो लोग देख रहे हैं वो भी आज बहुत सारी नई बातें जान पाए होंगे। गौरी को आज नए रूप में देखा होगा कि मिलते तो रोज हैं हम, मतलब मंडी हाउस में कहीं ना कहीं, लेकिन इस तरह की बातें नहीं हो पाती कि हमने कैसे शुरुआत की थी, कहाँ से चले थे, क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, है ना। इतना सारा समय दे दिया थिएटर में और लोगों को लगता है गौरी तो अभी वहीं से शुरू किया, जहाँ से शुरू किया था, लेकिन इतना कुछ दिया है। तो ये बात करने के बाद पता चलता है कि किस तरह का काम कर रहे हैं, कितना काम किया है। तो बड़ा मजेदार था, इंटरेस्टिंग था। फिर मिलते हैं, इसको यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे, फिर ऐसी गपशप मारेंगे, फिर बातें करेंगे, है ना। सच में गौरी मतलब बहुत इंटरेस्टिंग था, मुझे बहुत मजा आया, पर्सनली मुझे बहुत अच्छा लगा कि मतलब जानना कि मैंने ऐसे नहीं जाना था, है ना। आज जो जानना है वो अलग तरह से जानना, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू और बहुत बहुत मुझे भी धन्यवाद। आपने यहाँ बुलाया, आपका बहुत बहुत आभार। बुलाया, आपका बहुत बहुत आभार। नहीं सच में गौरी जैसे बहुत सारे लोग चाहिए इस देश को, थिएटर ऐसे बढ़ते रहे, आगे बढ़ता जाए, नई नई चीजें होती रहे, है ना। ऐसे हजार गौरियां, करोड़ों गौरियां, है ना, थिएटर में काम करने के लिए। थिएटर में सब मतलब ये स्पिरिट चाहिए ना, ये स्पिरिट होनी बहुत जरूरी है। और वो जो हमेशा होता है ना कि लड़की है तो बिचारी है, वो बिचारी क्यों है, मतलब वो है ना, पुणे में सारी लड़कियां बाइक पे चलती हैं और दिल्ली में भी गौरी चलती है, तो ये मतलब जो और लोग देख रहे हैं उनके लिए बड़ा इंस्पायर का काम करेगा कि नहीं भाई ऐसे नहीं है, ऐसे भी है ना। तो ये बहुत अच्छी बात है, मतलब सच में बहुत अच्छा लगा। जो लोग देख रहे हैं उनको बड़ा मजा आएगा कि नहीं, जिंदगी जीना हो थिएटर में भी अच्छे से आप जिंदगी जी सकते हो अगर चालो। तो ये जो इंस्पायरिंग चीजें बहुत काम करेगी और लोगों के लिए, है ना, उनको भी जिंदगी का एक तरीका मिलेगा। थैंक यू गौरी, सच में बहुत अच्छा है, ये आगे बढ़ता रहे, आगे होता रहे ऐसे ही, और बहुत थिएटर करो, बहुत अच्छा थिएटर करो, है ना, ऐसे ही और खूब करो, है ना। थैंक यू, गुड थैंक यू, नाइट, आपका भी शुभ रात्रि। गुड सच नाइट, में बहुत मजा शुभ लगा, रात्रि, थैंक यू। थैंक्स अ लॉट, बाय।